अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। और आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। और स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हम लोग आज बहुत ही अहम मौज़ूआत पे इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रहा, दूसरी जानिब आज डॉलर के प्राइस में इजाफा देखा गया है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, पूरे पाकिस्तान में ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। महकमा मौसमियात ने इसी महीने के अंदर गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई की है और साथ ही महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और आवाम दुहाइयाँ देने पे मजबूर हो चुके हैं। चाहे वो चावल हो, दालें हो, आटा हो या फिर दीगर मसाला जात, हर चीज़ आवाम की पहुँच से बहुत ही दूर हो चुकी है। और साथ ही हम लोग बात करेंगे, बजट सर पे है, महंगाई उरूज पे है। आइंदा आने वाले टाइम में बजट जो है वो क्या असरात आवाम पे छोड़ेगा, आपने इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगी हमज़ा गिलानी का। हमज़ा, बताइएगा, बजट सर पे है, महंगाई उरूज पे है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करूंगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज बताइएगा कैसा रुझान रहा। जी बिल्कुल। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने तेज़ी का रुझान देखा। जी। KSE अपडेट इंडेक्स का आगाज़ भी ग्रीन जोन से हुआ था और अख्ताम भी ग्रीन जोन से ही हुआ है। 41,600 पॉइंट्स की नफसाती हद पर KSE अपडेट इंडेक्स बंद हुआ है। 314 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया है। एक अच्छी हमने देखी कि आज सरमाकारी हुई है और स्टॉक ब्रोकर्स का एतमाद भी बहाल रहा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कंपनीज के शेयर्स हैं जी। उनकी कीमतें बहुत कम थीं, जिसकी वजह से बाइंग हुई और KSE अपडेट इंडेक्स पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर खास तौर पे बड़ा अच्छा काम हुआ, उनके शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ। 14 करोड़ से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। इस वक्त 183 कंपनियों के शेयर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी, जी। 100 कंपनीज ऐसी थी जिनके हमने शेयर्स में नेगेटिविटी देखी। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ग्रीन जोन में ट्रेड हुई और ग्रीन जोन में ही बंद हुई। तो करेक्शन ठीक। थोड़ी बहुत आई थी बीच में, लेकिन ओवरऑल आज पॉजिटिव स्केल पे कराची स्टॉक मार्केट ट्रेड हुई है। ठीक है हमज़ा, करेंसी मार्केट में डॉलर एक बार फिर से 5 रुपये महंगा हो चुका है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, आज हम ये तवक्को ही कर रहे थे कि मार्केट का जब आगाज़ होगा फॉरेक्स मार्केट का, तो डॉलर के रेट में इजाफा होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है डॉलर की, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और इसी वजह से आज हमने देखा कि ओपे मार्केट के अंदर डॉलर 300 रुपये से 305 रुपये का हो गया, यानी 5 रुपये का ओपे मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है आज। 305 रुपये के रेट पे भी डॉलर को ये नहीं है कि आपको मिल जाएगा वो डॉलर। एक आम आदमी अगर डॉलर लेने जा रहा है या कोई भी डॉलर की डिमांड आ रही है, तो 305 रुपये में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इंटर बैंक के अंदर अगर मैं बात करूं तो 47 पैसे इंटर बैंक में भी अप हुए हैं। 286 रुपये 15 पैसे पे इंटर बैंक मार्केट में डॉलर ट्रेड हुआ और ओपे मार्केट के अंदर डॉलर 305 रुपये का हो गया। अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों को शदीद मुश्किलात है, फॉरेक्स मार्केट में डॉलर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी डॉलर जो है वो मजीद बढ़ेगा, डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होगा। जी। इंटर बैंक रेट को कनेक्ट किया था स्टेट बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से, लेकिन उसके बावजूद भी हम डॉलर को नहीं रोक पाए। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसकी वजह यही है कि डॉलर की किल्लत है मार्केट में। जब डॉलर्स नहीं होंगे, और डॉलर्स ना होने की वजह क्या है, वो है सियासी कशीदगी। जब बिल्कुल। मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी दिन ब दिन उसमें इजाफा होगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का एतमाद बाहर नहीं होगा, लोग डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग जिन्होंने डॉलर्स को रोक के रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि हम मजीद रोक के रखें, आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हालात हों। तो बिल्कुल। बजट कैसा आएगा, आइंदा आने वाले दिनों में हम IMF से डील करेंगे या नहीं करेंगे, ये हुकूमत का टेन्योर का पूरा होने के बाद कौन सी नई हुकूमत आती है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर शदीद परेशान है और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो फॉरेक्स मार्केट में आ रहा है नेगेटिव, जिसकी वजह से डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है। 5 रुपये बढ़ जाना, $1 बढ़ जाने से कारोबारी मामलात में जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाती है, कारोबारी साइकिल जो है वो रुक जाता है। हमारे पाकिस्तान के कर्जों में 200 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है $1 के बढ़ जाने से। यहाँ 5 रुपये डॉलर रुपए मार्केट में बढ़ गए हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। ब्लैक मार्केट जो है वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। 320 रुपये का ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में इस वक्त डॉलर है, तो इतने ह्यूज गैप्स हैं ओपन मार्केट, ब्लैक मार्केट में, इंटर बैंक मार्केट में, जी। जिसकी वजह से डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। ठीक है, आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मैं अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब जाना चाहूँगी। सर बताइएगा, होलसेल मार्केट का दाम अलग है, अशिया खुर्दनोश में रिटेल मार्केट का दाम अलग है और सारिफिन के लिए अलग है। इसके अलावा तेल, चावल, चीनी, आटा, मसाले, हर चीज़ आवाम की पहुँच से बाहर है। आप इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं?
देखिए, अभी जो आप ये सूरत हाल बता रहे हैं महंगाई, ये तो महंगाई अपनी जगह खड़ी है। जी। लेकिन होलसेल में कमी वाक़ई होती जा रही है। दालों में 20% तक का कमी हुई है और इंटरनेशनल बाज़ारें भी बहुत कम हुई हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। पल्सीज में जी। 80% हमें इंपोर्ट दालें करनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है वो रेट कम होते जा रहे हैं, लेकिन रिटेल की बेस पे कोई कमी नहीं वाक़ई होती। जो रेट फिक्स कर दिए जाते हैं वही काम होता रहता है और इस पे मैकेनिज्म कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिससे आम सार्फिन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इसके लिए कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, डीसी, एसी सब काम करें। अब इस मुल्क की भलाई के लिए कुछ करें, जो आप बातें कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे ये मसला बताऊं जी। कि जो हमारा जो डॉलर का जो अभी 5 रुपये बढ़े ओपन मार्केट में, ये आपने देखा कि जब 226 रुपये का डॉलर था तब भी इंपोर्ट हो रहा था। अब 284 रुपये 85 रुपये का डॉलर है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पेक्ट कीमतों में आया और कीमतों में इजाफा हुआ। हत्ता कि इंटरनेशनल कीमतें कम हुई, लेकिन हमारे डॉलर ने हमें महंगाई पे मजबूर कर दिया। ठीक। अब आप समझें कि अभी हम ये सोचने जाएं कि इंपोर्ट आइटम जितने भी पल्सीज हैं उनकी ओवर इंपोर्ट हो चुकी है। मैं स्टेट बैंक के गवर्नर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूँ जी। कि 6 महीने का ज़ख़ीरा यानी ओवर इंपोर्ट हो चुका है, जिस पे मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए इंपोर्ट पे, पल्सीज पे, ख़ासकर दालों पे। क्योंकि उस पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम डॉलर में अभी हमें IMF के कर्जे भी देने हैं और जाहिर सी बात है ये डॉलर की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, जिससे नुकसानात ही होंगे। अच्छा अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, ये मुझे बताएं आप कि बार्टर सिस्टम हमारे मुल्क में जो है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। रूस, अफगानिस्तान और ईरान से अब हम अशिया के बदले अशिया की तिजारत करेंगे। आप समझते नहीं हैं कि ईरान और अफगानिस्तान में तो हमारे पाकिस्तानी चावल की बड़ी डिमांड है, तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारा चावल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है तो लोकल मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी और कीमतों में इजाफा इसमें यकीनी होगा? देखें, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पिछले साल 250 रुपये किलो चावल था, जो तकरीबन 11-21 और सुपर कहलाता है, जो बहुत अच्छा चावल होता है, जी। जो आम पब्लिक खाती भी है। और दूसरे चावल भी हैं, C9 हुआ, 386 हुआ, वो भी लोग खाते थे। अब बंदों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है और पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। आप देख लें, 350 रुपये किलो है। और अगर बॉर्डर सिस्टम का ये सिलसिला चला तो मुझे पहले बता दें कि एक्सपोर्ट आइटम उन पे हमें डॉलर चाहिए और हम बॉर्डर सिस्टम पे जा रहे हैं चावल पे, जी। तो जाहिर सी बात है हमारे को कोई डॉलर तो उन्होंने देने नहीं है। बॉर्डर पे डॉलर नहीं मिलेगा आपको, माल के बदले माल जी, मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए हमारी इंडस्ट्री, उसका भी मैं समझता हूँ बहुत नुकसान होगा। यानी चावल की इसका कीमतों में इजाफा होगा, दालों की कीमत में। अभी तो ओवर इंपोर्ट हो गई हैं दालें, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम के जरिए अगर दालों की डिमांड आ जाती है, चावल की आ जाती है डिमांड, चीनी की आ जाती है, तो आप समझते हैं कि आने आने वाले दिनों में इन तमाम की कीमतों में इजाफा हो जाएगा? ये है यकीनी तौर पे आप कह रहे देखिए, हैं? मैं आपको बताऊं, इसका मैकेनिज्म बनाने के लिए इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए। देखिए, हमारे यहाँ चीनी 110 रुपये किलो है, 112 रुपये, लेकिन आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो 170 रुपये। 130 135 रुपए किलो चीनी रिटेल मार्केट में मिल रही देखिए, है। और होलसेल दूसरा, मार्केट का रेट अलग होता है, रिटेल का अलग होता है, मैं अभी कंज्यूमर में जाके आपको अलग मिल बॉर्डर की जाता है। बात कर रहा हूँ जी। कि आप बॉर्डर पे जाएंगे तो जब जाहिर सी बात है यहाँ से अगर हम भेज देंगे तो हमारे यहाँ चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि चीनी पूरी है। और अगर हमने इस तरह बॉर्डर पे भेजा तो जाहिर सी बात है, अभी तो लिस्ट नहीं आई कि चीनी हम भेजेंगे, लेकिन इस पे ये मामला बनते जाएंगे और जहाँ शॉर्ट होगा मामला, तो वो तो आप चावल में भी चीनी चली जाएगी और चीनी में भी चावल चला बिल्कुल, जाएगा। इसके ये खर्चा तो होता ही रहेगा। जी। जी। ये बहुत मुश्किल काम है जो हम मतलब करने जा रहे हैं। कीमतों में इजाफा यकीनी है, आप ये कह देखें, रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चावल की कीमत इसलिए बढ़ेंगी अगर बॉर्डर पे गए, और मैं इसकी सख्त मुखालफत भी करता हूँ कि अगर आप राइस अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डॉलर पे जाएं, क्योंकि डॉलर हमें लेना है। अगर डॉलर नहीं मिला तो हम IMF से भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें डॉलर तो देना है ना। अगर हम इसी तरह बॉर्डर चलाते रहे और अगर हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, आप यकीन माने कि ये इंडस्ट्रियाँ बंद होनी है। टायर हमारे यहाँ वहाँ से आएगा, आप ऑयल वहाँ से आएगा, आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट, सभी आना है। जब आना है तो ये इंडस्ट्री को ताले तो लगने हैं ना भाई। क्या करेंगे वो इंडस्ट्री वाले? एक बिजली महंगी हमारे यहाँ, गैस महंगी,
इंडस्ट्री तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगी। इस हवाले से आपने कुछ तजावीज़ दी हैं वजारत ख़जाना को, स्टेट बैंक को, या स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं आपकी, उस हवाले से आपने कुछ तजावीज़ दी हैं कि अगर बार्टर सिस्टम के जरिए हम जाएंगे तो अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा? अगर आप बॉर्डर को कहते हैं कि तुर्कम बॉर्डर है या दूसरा अफगानी बॉर्डर है, वो 2-4 बॉर्डर आपकी नज़र में, बॉर्डर तो बहुत ज़्यादा है। अफगान एरिया का जो सरहद है वो बहुत बड़ा बॉर्डर है, उस पर चेक एंड बैलेंस तो किया भी नहीं जा सकता। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि बॉर्डर टू बॉर्डर अगर आप सप्लाई भी करने जाते हैं तो 500 ट्रक अराइवल होता है, 500 ट्रक जाना है, सही। तो उसको चेकिंग तो नहीं हो सकता, वो चेक हो ही नहीं सकता। यानी स्मगलिंग भी हो सकती है इसकी आड़ में। अब दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि इसकी ड्यूटीज़ कहाँ से आएंगी? अब हमारे को डॉलर, तो डॉलर पे आप और कदगन लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें रेमिडेंस की ज़रूरत है और हम इस मामलात को दूर रखें। निजकारी भी होनी चाहिए। आप ये देखें, जो इदारे, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, जो इदारे नुकसान ही कर रहे हैं, PIA ले लें। इसकी आड़ में स्मगलिंग हो सकती है अब्दुल रऊफ साहब, आप ये देखें समझते बिल्कुल हैं? होगी। देखें जहाँ लू पॉइंट होगा वहाँ तो होगा। जब अंडर इनवाइस होगा, $1300 की चीज़ $200 की इनवाइस बनेगी, तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर स्मगलिंग होकर नहीं आएगा? आएगा और जाएगा भी। बिल्कुल। और बिल्कुल जहाँ तक आप निजकारी की बात कर रहे जी। हैं, तो हमारा मुल्क दिवालियापन पे लेके जा रहे हैं हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, PIA भी मुल्क हैं, दूसरे दिवालिया इदारे हैं, होने की एनर्जी नहज पे सेक्टर है। है जी जिसमें लूपहोल है, जिसमें 20% 30% हमारी बिजली ज़ाया होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए और उनको मुनाफा बख्श नहीं तो कम से कम नुकसान में हम निकल जाएं बराबर में, जी और ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक अगर कह रहे नहीं हैं आप। करेंगे तो आगे जाके हम हिट कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्दुल रऊफ साहब। नाज़रीन, हम लोग महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम जो है, हुकूमत ने तिजारत के एवज़ तिजारत का जो है एक सिलसिला शुरू किया है। ईरान से हम लोग अशिया जो है वो दरामद और बरामदात जो है, इसी हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन ये अशिया पाकिस्तान में तिजारत होने के बावजूद अशिया में जो है इजाफा मुमकिन है, ऐसा कहना है चेयरमैन कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन का। और इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बढ़ती महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि कराची में नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे आटा हो, दाल चावल हो, या फिर दीगर अशिया खुर्दनोश हो, हर एक की चीज़ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी और चेयरमैन कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम। अब्दुल रऊफ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं, बजट सर पे है, बजट आने वाला है अब से कुछ दिन बाद। आप क्योंकि कराची के चेयरमैन हैं होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के, आप बताइएगा आपको बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? देखिए, बजट तजावीज़ जो मैं देना चाह रहा हूँ कि अगर ये सुन लें तो इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। देखिए, जहाँ जहाँ इंपोर्ट हमारी ओवर हो चुकी है ना, उस पर कट लगाएं। उसका मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि हमें कितनी दालें चाहिए, कितने हमें इंपोर्ट करनी है, ओवर इंपोर्ट पे पाबंदी लगानी चाहिए। CAD डॉक्यूमेंट और LC। दूसरा, आप आ गए ऑयल पे आ जाएं तो ऑयल पे जो $1100 की चीज़ थी आज $820 में बिक रही है। और सरसों हमारे यहाँ फसल हुई है 40 साल में रिकॉर्ड, और सनफ्लावर की रिकॉर्ड फसल हुई। इस पे भी कट लगाएं कि 50% ऑयल पे पाबंदी अभी लगा दें फिलहाल 3 महीने के लिए, और ये हमारा रेमिडेंस बचेगा जो हम इंपोर्ट की मद में ज़ाया कर देते हैं, दालों में भी, इसमें भी। अब चलें आप गंदुम पे जो $350 में रशिया दे रहा था, आज $240 हो चुकी है। अच्छा। तो हमें दालों के बजाय गंदुम मंगानी चाहिए, ताकि गंदुम का ज़ख़ीरा भी स्टॉक होना चाहिए। अब जहाँ तक आप देखें निजकारी की जो बात हो रही है, तो निजकारी में जो इदारे नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा वज़ीर ख़जाना को, उनको आप 5 साल लीज पे दें, 3 साल लीज पे दें और इस नुकसानात को कवर करें। अच्छा, PIA हो, स्टील मिल हो। ये बताएं, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ये बताएं कि एक आम आदमी ये सुनना चाहता है कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी इस बजट के बाद, ये बताएं आप, ताकि एक आम आदमी समझ सके। 2 मिनट सिर्फ तजावीज़ पूरी कर दूं मैं आपको। दूसरा, हम बार बार एक बात कर देते हैं कि जी हम एनर्जी बचाएंगे। एनर्जी बचाने के लिए मैं वज़ीर ख़जाना साहब से कहूँगा, ये बजट से पहले की तजावीज़ हैं कि एनर्जी बचाने के लिए सोलर सिस्टम पे सब्सिडी भी दी जाए, ताकि लोग सोलर सिस्टम इस्तेमाल करें। और दुकानदार हजरात,
जो सुबह 9 बजे दुकान खोले और 7 बजे बंद करे। अच्छा, महंगाई, वो हम अमल नहीं करते। महंगाई इस बजट में कम होने जा रही है या बढ़ेगी, क्या तवक्कुआत हैं आपको, ये बताएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉलर बढ़ा जी। तो महंगाई फिर बढ़ेगी, और अगर डॉलर इसी तरह कंट्रोल रहा और हमने अपना कट किया इंपोर्ट पे, तो इंशाअल्लाह यहाँ रुकेंगी कीमतें, बिल्कुल डॉलर तो और रुकेंगी। बढ़ने वाला है, महंगाई और बढ़ेगी, यानी देखिए, इसका मतलब डॉलर ये है। बढ़ेगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। जी जी। ये तो जाहिर सी बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें लाइन पर मौजूद ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन सिद्दीकी, माहिर मईशत हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, बजट सर पे है, आपसे कुछ दिन बाद बजट पेश कर दिया जाएगा, आप क्या समझते हैं बजट कैसा होगा आइंदा आने वाले वक्त में? बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, बात ये बजट जो होगा ये बहरहाल IMF की शराइत के मुताबिक होगा, और जो कुछ वज़ीर ख़जाना मुमलिकत के हैं उन्होंने ये कहा कि इस बजट में हम आवाम को रिलीफ देंगे, बड़ा रिलीफ देंगे। और उसकी वजाहत उन्होंने ये की कि रिलीफ का मतलब ये है कि जो बजट खसारा होता है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का फ़र्क, हम इसको कम करेंगे। और अगर ये कम होता है तो ज़ाहिर है कर्ज़े भी कम लेंगे तो महंगाई कम होगी। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि बजट खसारा तो आप इस तरह भी कम कर सकते हैं कि तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, जी सूबों से ये दरख्वास्त करें कि NFC अवार्ड के जो पैसा मिलता है वो आप पूरा खर्च ना करें बल्कि कुछ रोक लें। तालीम का बजट कम कर दें। तो बजट खसारा कम करना किस तरीके से करना है ये अहम है, यानी अगर शाना अखराजात कम करके करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस करके करें, ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आता। इसलिए आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ तकरीर में ज़रूर मिलेगा, कुछ तनख्वाहदार तबकों को कुछ दूसरा। मगर जो बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आवाम की जेब से, दूसरी जेब से जितना दिया जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा वापस निकाला जाएगा मुख्तलिफ बजट तजावीज़ की रोशनी में। जनाब, अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट जो वो है खसारा वो भी बढ़ रहा है, ये हमारी जेब में पैसे ही नहीं है और हम बजट बना रहे हैं। हाँ, जब घर का बजट बनाया जाता है तो जेब में जब पैसे होते हैं तो हम घर का बजट बनाते हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान पे 70,000 अरब रुपए का मजमूई तौर पे कर्जा पहुंच चुका है। इनफ्लोज हमारे दिन ब दिन कम हो रहे हैं, रेमिटेंसेज हमारी कम हो रही है, एक्सपोर्ट की शरह हमारी गिर गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स हमारे माइनस पे चले गए। हम फिर भी बजट बना रहे हैं, तो किन बुनियादों पर बना रहे हैं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे पास स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 4.1 अरब डॉलर रह गए हैं, और तिजारती खसारे में पिछले 11 महीने में तकरीबन 21 अरब डॉलर की हमने कमी कर दी। लेकिन बजट जो बनाएंगे, बजट आपको इल्म है कि ये एस्टिमेट्स पर होता है, यानी तखमीने। इस बजट में जो 9 जून को आएगा, IMF से अगले माली साल में जो रकूम मिलने की तवक्को है वो रकूम शामिल की जाएंगी तखमीने के तौर पर कि हमें ये पैसा IMF से मिलेगा, ये पैसा हमें आलमी बैंक से मिलेगा, ये पैसा हमें एशियाई तरक्याती बैंक से मिलेगा, और बॉन्ड शायद कुछ इशू कर लें तो ये तरीके से एस्टिमेट्स की बुनियाद पर ये बजट, हमेशा बजट बनता है, इस साल भी बनेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा कि वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने एक स्टेटमेंट दी कि IMF हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे। इस टाइम पे जब हम बजट बनाने के लिए खड़े हुए हैं, हमारे इतने बुरे हालात हैं, IMF को हम राज़ी नहीं कर पा रहे, स्टाफ लेवल मुआहदा मुस्तकिल ताख़ीर का शिकार है, ये आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, या ये जो दी गई इसका क्या इम्पैक्ट आया है? फॉरेक्स मार्केट में आया, डॉलर बढ़ गया, स्टॉक मार्केट में आया, मार्केट नीचे चली गई, आप इसको किस जाविये से देखते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि हम उनके पूरे स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ लीजिए। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि IMF ने एग्जैक्टली क्या कहा है मेरे इल्म में नहीं है। एग्जैक्टली क्या कहा मेरे इल्म में नहीं है। आप प्रेस रिपोर्ट्स की बुनियादों पर ये बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि ये कह के उन्होंने कि ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, एक तो ये बात है, उसकी बात की अहमियत बहुत कम हो गई। लेकिन ये कि IMF ने जो कुछ कहा था वो ये कहा था कि हम किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, तो ये तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया। और लेकिन ये कि अगर यहाँ पर अफरा तफरी है तो जाहिर बात है उससे मईशत पर असर पड़ेगा। उन्होंने तो कहा, मैं आपको एक जुमला बता दूं, अमेरिका ने क्या कहा था। अमेरिका ने कहा था हम पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को इमदाद देते हैं। तो फिर अब रह क्या गया? आप सारी शराइत मान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना कहते तो बेहतर था। लेकिन जब ये कह दिया
कि मैंने एग्जैक्ट अल्फाज मुझे नहीं पता, तो अहमियत मेरे ख्याल से इस बात को अब भूल जाना चाहिए। स्टाफ लेवल मुआहदा तो मुकम्मल नहीं होगा, हम नए जायजे पे जाएंगे, यानी 24वें वजीर आजम 24वां स्टाफ लेवल मुआहदा ऐसा ही होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि नए में नहीं जाएंगे हम ये जो नवा हुआ है उसमें हमें एक किस्त मिलने की तवक्को है। ये जब किस्त मिल जाएगी तो हम IMF से कहेंगे जनाब बेहद शुक्रिया, ये जो बकिया 2 आपकी अक़सात रहती हैं जून से पहले, ये हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते। और उसके बाद अगले माली साल में उनके पास जाएंगे कि 3 साल के लिए आप हमें बड़े अमाउंट का एक और नया कर्जा दे दें। लेकिन ये 10वीं और 11वीं रिव्यू है ये पाकिस्तान नहीं कराएगा, बल्कि हम कहेगा जी हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये जो बजट पेश किया जा रहा है शाहिद हसन साहब, आप समझते हैं कि इस बजट के बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट अगस्त में तो तहलील हो जाएंगी असेंबलियाँ, फिर जब केयर टेकर आएगा या कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो मिनी बजट हो सकता है लाए और नई शराइत और नए टैक्सेस लगें, तो इस बजट की तो जो मुद्दत है वो तो काफ़ी कम नज़र आ रही है। देखिए बात दरअसल ये थी कि अब इससे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि सूबे जो आजकल NFC अवार्ड के बाद सूबों की बजट की बहुत अहमियत है। तो आपके पंजाब में तो और KP में तो केयर टेकर्स हैं, तो सबसे बड़ा तो वहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। जी दूसरी ये कि अगर आप 2022 देख लें और उसे 2021 देख लें, दोनों में हम मिनी बजट लेकर आए जबकि हुकूमतें नहीं बदली थी। तो ये मिनी बजट आना तो हमारे लिए एक रूटीन की बात है, इसलिए कि जो बजट आता है ना उसके कोई मायने नहीं होते। मैं आपको बता दूं क्यों, बिल्कुल बेमानी बात होती है, कोई डिस्कशन का फ़ायदा नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने जो बजट पेश किया था, आप ज़रा निकाल कर कहें, उन्होंने ये कहा कि इस साल महंगाई 11.5% रहेगी। ये बजट कब आया था? जून 2022 में 11.5% रहेगी, और जून के महीने में 21% महंगाई थी। तो फिर 38% तो हो गई। बजट की अहमियत क्या रहेगी मेरे ख्याल से? आप ये देखें, एक और मैं मिसाल आपको दे दूं, उन्होंने कहा था कि जी हमारा ग्रोथ रेट जो है, बजट खसारा जो है वो 4.9% रहेगा, अब वो 7.5% हो गया। तो बजट की तो सेंटिटी हमारे ख़त्म हो गई है। ये एक अल्फाज होते हैं, उसके कोई मायने नहीं होते एक्चुअली। जी शाहिद साहब, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ये कहना है कि नए माली साल का वफाकी बजट ताजर और आवाम दोस्त होगा, और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि कोशिश होगी कि बिज़नेस कम्युनिटी पर बोझ ना पड़े। आप क्या समझते हैं कि जितने ऑलरेडी टैक्सेस आयद हैं बिज़नेस कम्युनिटी पे या फिर अशिया खुरोनोश पे, वही टैक्सेस रहेंगे आने वाले बजट में? क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुँच चुका है। इस मौके पर ऐसे स्टेटमेंट देना आपको लगता है कि आइंदा बजट में वो पूरा कर पाएंगे अपनी बात को? देखिए इससे ज़्यादा हम ये है कि हम बार बार डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मैंने आपके चैनल पर अक्टूबर में कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हम नहीं करेंगे तो हम क्यों ध्यान पे पहुँचे? ठीक है, हमारी कमज़ोरी है, कुछ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यूक्रेन की जंग चल रही है, चीन का CPEC का मामला है, तो वो हमें अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे 2023 में। नंबर 1 तो ये बात हो गई। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सियासी झगड़े निपटाएं और IMF से किस्त लेके तालीम का बजट कम करके, सेहत का बजट कम करके, आवाम के ऊपर बोझ डालकर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाकर, बरामदात को गिराकर, तरसीलात को गिराकर, शरहनामों को सुस्त करके गुजारा कर लें, तो सवाल तो सिर्फ ये पैदा होता है कि आप रिलीफ किसको कहते हैं। अगर अगले साल हमारा ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा तो नहीं होगा। इस साल मनफी 2.5 है, हुकूमत कुछ भी कहे, आपके प्रॉब्लम मनफी 2.5 है। तो जब मनफी 2.5 है और आपके टैक्स रेवेन्यूज ना ताजिर टैक्स दे रहे हैं, ना सनअतकार दे रहे हैं, ना एग्रीकल्चर वाले दे रहे हैं, ना प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ना रिटेलर्स दे रहे हैं, ना होलसेल दे रहे हैं, तो सवाली टैक्स दे कौन रहा है? बेचारे जो आप विद होल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, तनख्वाहदार तबकों से ले लेते हैं, असल तो आप 18% GST ले रहे हैं, उस आदमी से ले रहे हैं, बात बड़ा होता है। तो सवाल तो ये कौन से हम रिलीफ की बात कर रहे हैं? हमारा मसला तो ये है कि हमारे ताजिर और सनअतकार जो हैं, अभी देखिए अभी एक फिगर आई है इसहाक़ डार ने दी है कि हमने रुपए की कदर जो गिरी, उससे बरामद कुनिंदगान को 3 साल में 1500 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। मेरी बात पर गौर से 1500 अरब इन्होंने कमा लिए। लेकिन मेरे मुल्क में अगर आपको मैं ये बताऊं कि 2014 में हमारी बरामदात थी 25 अरब डॉलर। उस वक्त डॉलर रुपये था 98 रुपीज़ का। आज 10 साल के बाद इस साल हमारी बरामदात होंगी 27 अरब डॉलर, यानी 2 अरब का इजाफा हुआ। कई हज़ार अरब रुपए के कंसेशंस ले लिए और रुपया जो आ गया 285 पर 98 के बजाय। तो ये तो तरक्की माकूस चल रही है। सब लोग कमा रहे हैं, बैंक कमा रहे हैं, ताजिर कमा रहे हैं, सनअतकार कमा रहे हैं। 2022 में जितनी दौलत लूटी गई है ताजिरों ने, सनअतकारों ने, इंपोर्टर्स ने, ये रिकॉर्ड पर है, हुकूमत ने भी मान लिया। अच्छा शाहिद साहब ये बताएं
कि जितना हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक जितना अभी डिसेंट्रलाइज हुआ है कमर्शियल बैंकों के हाथों, इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा, तो इसका भी आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टेट बैंक की अगर यही कारकर्दगी रही तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा बजट पे? देखिए, बात ये थी कि पिछले आप 10 साल का मैं रिकॉर्ड निकाल के दिखा लूँ, बैंकों ने ये कहा, सॉरी स्टेट बैंक ने, कि बैंकों ने सट्टेबाजी करके रुपए की कदर को गिराया है, हम एक्शन लेंगे। आज तक नहीं लिया। इस साल भी उन्होंने कहा, इस गवर्नर ने भी कहा, हुकूमत ने भी कहा कि सट्टेबाजी हुई है, डॉलर को गिराया गया है, हम एक्शन लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। अरे भाई, बड़े बड़े बैंक आपने गैर मुल्कियों के हवाले कर दिए। आपके पास, हम तो सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। बड़े बैंक बाहर चले गए, पीटीसीएल आपने बेच दिया, रिफाइनरी आपने बेच दी, तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर ला रहे हैं। हमारा काम सिर्फ चमड़े और टेक्सटाइल ही रह गया, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें बैंक्स देख लें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज देख लें, तो ये तो आप यकमा उनके हाथों आप होस्टेज हैं सारे। अब बल्कि एक मैं आपको बता दूंगा, एक जुमला आपको बता दूं। पाकिस्तान में गठजोड़, वो गठजोड़ है, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सियासतदान हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अदालतें हैं, आला अदलियाँ हैं, शरई अदालतें हैं, इस्लामी नवाजारती कौंसिल है, ताजिर है, सनतकार हैं, सीमेंट माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, इलेक्ट्रॉनिक माफिया, इंपोर्ट माफिया, इन सब का एक गठजोड़ है। सब कमा रहे हैं, सिर्फ मईशत नीचे जा रही है और 24 करोड़ अवाम जो है मुसीबत में है, और एक बैरूनी अशराफिया है। इन सब का आपस में गठजोड़ है। अगर मैं आपको एक जुमला ये बता दूं, 1980 से आज तक 44 साल हो गए, मेरा मुल्क का ग्रोथ रेट भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, महंगाई हमारी ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह आपको नजर आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये गठजोड़ चल रहा है। बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है ये गठजोड़ चल रहा है। शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब माहिर मशरत हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, स्काइप पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, बजट आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पेश कर दिया जाएगा। आवाम की उम्मीदें बजट पे बहुत गहरी जो है वो उम्मीदें आवाम ने लगाई हुई हैं। इसके अलावा आवाम की गहरी नज़रें भी बजट पे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आवाम को किस किस जगह पर रिलीफ मिलेगा। और वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से कहा है कि ताजिर बरादरी और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की जाएगी आइंदा साल के बजट में। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोगों ने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की महंगाई के हवाले से, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा बजट सर पे है, बजट में कौन कौन से मंसूबे शामिल किए जाएंगे, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के हमारे नुमाइंदे राहिल हसन ने। उनसे तफसीलात जानना चाहूँगी। राहिल, बताइएगा, तवानाई के शोबे में आइंदा आने वाले साल के बजट में बड़े मंसूबे शामिल किए जाएंगे। आइंदा वाले साल में जो है पावर सेक्टर के लिए 102 अरब और 86 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। बताइएगा, पावर सेक्टर में कौन कौन से मंसूबे बनाए जाएंगे और इससे तवानाई के शोबे में बेहतरी की तवक्को है? जी देखिए, आइंदा बजट जो है, आने वाली साल का 2023-24 का बजट है, उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। और जो सबसे बड़ा एक सेक्टर है जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो है पावर सेक्टर। उसकी बेहतरी के लिए भी काफ़ी तगदो हो रही है। और आइंदा माली साल के बजट में 32 नई स्कीमें जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। उसके लिए तकरीबन 102 अरब 86 करोड़ और 30 लाख रुपए जो है वो बजट रखने की तजवीज़ पेश की गई है पावर सेक्टर की जानिब से। इनमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है हवेली बहादुर शाह का एक प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 1200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है। ये हुकूमत जो है वो सस्ती बिजली जो है वो फराहम करना चाहती है शहरियों को, क्योंकि गुज़िश्ता साल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बिल आए और महंगे फर्नेस ऑयल और महंगे डीजल की वजह से। तो इसीलिए जो हुकूमत है उसकी तरजीह ये है कि सस्ती जो है वो बिजली पैदा की जाए, इसीलिए जो सोलर पावर प्लांट्स है वो लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियां हैं बिजली की, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी बहाली के लिए भी मंसूबे जो है वो तजवीज़ किए गए हैं। मैपको के लिए, हैस्को के लिए, कैस्को के लिए जो है वो 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। इसी तरीके से जो पन बिजली है, यानी जो पानी से पैदा होने वाली जो बिजली है, उसका जो प्रोजेक्ट है दासू का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए तकरीबन 4 अरब 40 करोड़ और 70 लाख रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। सूखी किनारी का प्रोजेक्ट है, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए तकरीबन 12 अरब रुपए और 50 करोड़ रुपए तक रखे जाएंगे। और
जो एक इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसमें इस्लामाबाद के रीजन के अंदर खास तौर पर गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी तवज्जो दी गई है कि लोग सोलर पावर प्लांट पे अपने आप को शिफ्ट करें। तो जिन लोगों ने सोलर पावर प्लांट लगाए हैं जो अपने घरों में लगाए हैं, तो उनके लिए एक नेट मीटरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया जा रहा है आइस्को के अंदर, ताकि वो उनसे लोगों से जो इजाफी बिजली होगी वो लेकर अपने जो नेशनल ग्रिड होगा उसके अंदर सिस्टम के अंदर दाखिल कर सकेंगे। उसके लिए तकरीबन 3 अरब रुपए रखे जाएंगे आइंदा के बजट में। इसी तरीके से कासा का 1000 मेगावाट का मंसूबा जो है वो लगाया जाएगा, उसके लिए तकरीबन 14 अरब रुपए रखे जाएंगे। एनपीसीसी के अंदर स्काडा का सिस्टम लगाया जाएगा, उसके लिए तकरीबन 2 अरब रुपए 32 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तो इसी तरीके से जो बिजली की जो तकसीम का तवानाई के शोबे के लिए आइंदा आने वाले साल में जो बजट है उसमें बड़े मंसूबे शामिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राहिल हसन, आपने इन तमाम तर मंसूबों के हवाले से हमें आगाह किया। एक बार फिर से हमजा की जानिब जाना चाहूँगी। हमजा गिलानी, आपसे जानना चाहूँगी स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग की क्या सूरत हाल रही? स्टॉक मार्केट क्लोजिंग तो ग्रीन स्केल से हुई है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में मैं भी आपको बता दूं कि डॉलर 300 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज 305 रुपए पे ट्रेड हुआ और फॉरेक्स मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 308 रुपए पे हुई है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर की जो ट्रेडिंग है ओपन मार्केट में वो 308 रुपए पे बंद हुई है, यानी 8 रुपए का एक दिन में इजाफा हो गया है। 8 रुपए का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक और इंटरबैंक रेट को जो लिंक किया है स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, उसका कोई असर नहीं हुआ। फॉरेक्स मार्केट में उसका असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 308 रुपए पे हुई है, यानी 300 रुपए से बढ़कर डॉलर 308 रुपए का हो गया ओपन मार्केट में। डॉलर की शॉर्टेज इसकी बड़ी वजह है, अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, डॉलर की डिमांड पे डिमांड है। 308 रुपए पे भी डॉलर नायाब है। एक आम आदमी अगर डॉलर लेने जा रहा है, बिजनेसमैन डॉलर लेने जा रहा है, कोई भी अगर डॉलर की डिमांड कर रहा है तो उसको डॉलर नहीं मिल रहा है मार्केट से, क्योंकि आपकी मार्केट में डॉलर का शदीद बुरान है। इसी की वजह से पूरी हमारे मुल्क की मईशत जो है वो हिली हुई है। बिल्कुल, एक दिन में डॉलर में 8 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। ठीक, अच्छा हमजा, IATA रिपोर्ट के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एयरलाइंस के 188 मिलियन डॉलर्स फंस गए हैं और एयरलाइंस इंडस्ट्री की ब्लॉक शुदा फंड्स 47% इजाफे से 27 बिलियन डॉलर्स के हो गए। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट? देखें, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है और बड़ा उसमें तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान समेत 5 ममालिक हैं जिनमें मुख्तलिफ एयरलाइंस के पैसे फंस गए हैं डॉलर्स में। पाकिस्तान है, उसमें बांग्लादेश है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, एथोपिया है, लेबनान है। इनमें मुख्तलिफ जो एयरलाइंस फ़िज़ाई ऑपरेशन कर रही हैं उनके डॉलर्स में पैसे फंस गए। इसमें नंबर 1 जो पोजीशन है वो नाइजीरिया की है। 812 मिलियन डॉलर नाइजीरिया ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के पैसे देने हैं। पाकिस्तान का इसमें चौथा नंबर है, पाकिस्तान को इसमें 188 मिलियन डॉलर देने हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस के। इसी हवाले से आप बात करेंगे लेबनान की तो 141 मिलियन डॉलर लेबनान ने देने हैं, अल्जीरिया ने 196 मिलियन डॉलर देने हैं, 812 मिलियन डॉलर जो हैं वो नाइजीरिया ने देने हैं। तो ओवरऑल इस वक्त बांग्लादेश ने 214 मिलियन डॉलर देने हैं। तो IATA ने कहा है कि अगर मुस्तकबिल में इन ममालिक की हुकूमतों ने फाल किरदार अदा नहीं किया, मुख्तलिफ एयरलाइंस के जो पैसे ब्लॉक हो गए हैं उनको रिलीज़ करने में, तो फ़िज़ाई ऑपरेशन आइंदा आने वाले दिनों में मुतासर हो सकता है। इस हवाले से IATA ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी ये ममालिक में जो एयरलाइंस हो रही हैं, इन ममालिक में 2022 में मुख्तलिफ एयरलाइंस की फंसी रकम की जो कीमत थी, मालियत थी, वो 1.55 बिलियन डॉलर थी। अप्रैल 2022 में ये बढ़कर हो गई है, यानी 1.55 बिलियन डॉलर इनके जो मालियत का हजम है वो बढ़ गया है। तो पाकिस्तान की तो वैसे भी जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं वो वैसे भी डिविडेंड अपना नहीं लेके जा रही हैं, 1 साल से डिविडेंड नहीं मिल रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को पहले 3 महीने में डिविडेंड मिल जाता था। डिविडेंड जो उनका प्रॉफिट है, ताकि वो अपना प्रॉफिट डॉलर में कन्वर्ट करें और अपना प्रॉफिट अपने मुल्क भेजें, तो वो प्रॉफिट 3 महीने में पहले मिल जाते थे। लेकिन अब चूंकि मुआशी ज़बूहाली है हमारे मुल्क में, डॉलर्स नहीं है हुकूमत के पास, तो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है हुकूमत को कि आप फौरी तौर पे इन मल्टीनेशनल कंपनीज को उनका डिविडेंड दें। 1 साल हो गया है पैसे फंसे हुए हैं। जब आप मुख्तलिफ एयरलाइंस को पैसे नहीं देंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज को पैसे नहीं देंगे, उनका डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा, तो फिर उनका ऑपरेशन, उनकी कंपनीज, उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगी? बिजनेस करने आपके मुल्क में आए हुए हैं, जनरेट कर रहे हैं जॉब्स, आपको टैक्सेस दे रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर अगर आप टैक्सेस भी लगाएं, उनका डिविडेंड भी ना दें, तो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी जो है वो यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगी। एयरलाइंस के पैसे पाकिस्तान में अभी से नहीं फंसे हुए हैं, कई महीने गुजर गए हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस है पाकिस्तान में जो अपना ऑपरेशन कर रही हैं
और बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, उनके पैसे जो हैं हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। बिल्कुल। और IATA ने रिपोर्ट शाया कर दी इस हवाले से, और IATA ने कहा है कि पाकिस्तान समेत ये जो 5 ममालिक हैं इनकी हुकूमतें फौरी तौर पर फाल किरदार अदा करें। बिल्कुल, पाकिस्तान में मुख्तलिफ एयरलाइंस के 188 मिलियन डॉलर्स फंस चुके हैं, IATA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा नाज़रीन, हम लोगों ने आज प्रोग्राम में बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, और वो ये मौज़ूआत थे कि बजट सर पे है, बजट आने वाला है, वफाकी बजट 2023 और 24 की तैयारियाँ जारी हैं। पावर सेक्टर में आइंदा माली साल में जो है 32 नई स्कीमें मुतारिफ कराई जाएंगी, ऐसा कहना है हमारे ज़राए का। और इसके अलावा महंगाई उरूज पे है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि आने वाले बजट में आवाम को और जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। देखना ये होगा कि अब से कुछ दिन बाद बजट पेश कर दिया जाएगा, कितना रिलीफ मिलता है आवाम को और बिज़नेस कम्युनिटी को, और उनके क्या मुतालबात होते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।